नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े सालाना फाइनेंशियल प्लान की। जी हाँ, यूनियन बजट 2026-27। अब इसमें इतने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, तो चलिए इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझते हैं और देखते हैं कि इसका देश पर आखिर असर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 53.47 लाख करोड़ रुपए। जी हां, ये है सरकार का टोटल अनुमानित खर्चा। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछले साल से करीब 7.7% ज्यादा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना सारा पैसा जाएगा कहाँ, सरकार इसे कहाँ खर्च करने वाली है, और सबसे जरूरी बात, इसका देश की अर्थव्यवस्था पर और आम जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो एक एक करके डिटेल्स में जाने से पहले जरूरी है कि इस बजट की बड़ी पिक्चर को समझ लिया जाए। मोटे तौर पे ये बजट दो मेन आइडियाज पर टिका है। एक तरफ है भविष्य के लिए जबरदस्त निवेश और दूसरी तरफ खर्चों पर अनुशासन। तो यूनियन बजट आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। इसे देश का एनुअल फाइनेंशियल प्लान समझिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भी परिवार अपनी कमाई और खर्चों का हिसाब किताब रखता है। सरकार भी बस यही बताती है कि पैसा आएगा कहां से, जाएगा कहां, और अगले एक साल के लिए देश की इकोनॉमिक डायरेक्शन क्या होगी। अब आते हैं इस बजट के एक बहुत ही जरूरी नंबर पर, 12 लाख करोड़ रुपए। यह आंकड़ा है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में ये वो पैसा है जो देश में लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर खर्च होता है, जैसे कि नई सड़कें, रेलवे लाइंस, पोर्ट्स वगैरह। ये सैलरी या सब्सिडी जैसा रोज का खर्चा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका फायदा देश को आने वाले कई सालों तक मिलेगा। और सुनिए, यह अमाउंट पिछले साल से 11.4% ज्यादा है। मतलब सरकार भविष्य की ग्रोथ पर एक बड़ा दांव लगा रही है। और दूसरा बड़ा नंबर है 4.3%। यह है फिस्कल डेफिसिट का टारगेट। अब ये क्या बला है? सिंपल है, ये सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का गैप है। मतलब सरकार जितना कमा रही है उससे कितना ज्यादा खर्च कर रही है। तो इस गैप को, इस घाटे को कम रखने का मतलब ये है कि सरकार अपनी उधारी पर कंट्रोल रखना चाहती है, जो कि एक फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल अप्रोच माना जाता है। तो ठीक है, पैसा खर्च हो रहा है, अनुशासन भी है, लेकिन इस सब के पीछे की सोच क्या है? आखिर सरकार अचीव क्या करना चाहती है? असल में ये पूरा बजट तीन बड़े लक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमता है। चलिए इनको समझते हैं। सरकार ने इन्हें तीन कर्तव्य कहा है। पहला तो ये कि देश की जो जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी रफ्तार को बनाए रखा जाए। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा की जाएं और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए। और तीसरा, सरकारी कामकाज को आसान बनाकर आम लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बेहतर किया जाए। तो अब सवाल आता है कि सरकार इन बड़े लक्ष्यों को हासिल कैसे करेगी? इसका जवाब छिपा है दो की एरियाज में, बड़े निवेश में, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। आइए जरा देखते हैं कि इन सेक्टर्स के लिए क्या प्लान्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो एक जबरदस्त पुश देखने को मिल रहा है। मतलब और ज्यादा रेलवे लाइंस और बेहतर सड़कें, शहरों के डेवलपमेंट पर फोकस, और तो और 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की भी प्लानिंग है। अब देखिए, इस तरह का इन्वेस्टमेंट सिर्फ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ही अच्छा नहीं होता, बल्कि इससे फौरन ही बड़े पैमाने पर जॉब्स भी बनती हैं। इंफ्रा के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने पर भी पूरा जोर है। जैसे कि बायोफार्मा के लिए शक्ति स्कीम है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए बजट बढ़ाया गया है, और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी लॉन्च किया गया है। इन सब का एक ही मकसद है, इंपोर्ट्स पर हमारी निर्भरता कम हो और इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, यानी टैक्स। तो इस बजट का जेब पर क्या असर पड़ेगा? कोई राहत मिली है या फिर बोझ बढ़ गया है? आइए देखते हैं। तो टैक्स के फ्रंट पर मिला जुला सीन है। देखिए, जो सैलरीड क्लास है यानी पर्सनल टैक्स पेयर्स, उनके लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि मिडिल क्लास को कोई नई टैक्स राहत नहीं मिली है, जो बढ़ती महंगाई को देखते हुए एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट्स के लिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, जिसे एमईटी कहते हैं, उसे घटाकर 14% कर दिया गया है। लेकिन जो लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया गया है। हाँ, एक वादा जरूर है कि अप्रैल 2026 से एक नया और आसान इनकम टैक्स कानून लाया जाएगा। तो इन सब ऐलानों के बाद ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है? इस बजट का फाइनल टेकअवे क्या है और बाजार ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? चलिए अब इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए, इस बजट के दो पहलू हैं।
एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और गांव देहात पर जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन दूसरी तरफ शेयर मार्केट्स ने कुछ खास उत्साह नहीं दिखाया, बल्कि बजट स्पीच के दौरान मार्केट्स में गिरावट ही देखने को मिली। इसकी बड़ी वजह शायद यही थी कि कोई बड़ी टैक्स राहत नहीं मिली और ऊपर से एसटीडी भी बढ़ गया। खैर, इन सब बातों के बावजूद सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ये बड़ा खर्चा हो रहा है वो इकोनॉमी को सही ट्रैक पर रखेगा। सरकार का अपना अनुमान है कि इकोनॉमिक ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच बनी रहेगी। तो कुल मिलाके ये बजट भविष्य के लिए एक बोल्ड ब्लूप्रिंट की तरह है, जो फौरी राहत देने के बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर अपना दांव लगा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर लगाया गया ये लंबा दांव आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सही साबित होगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।